तो बेटा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की जब आप बात करोगे तो उसमें तीन चीजें हैं। पहली जो है आप बोलोगे वो है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा है आपका पहला आप बोलोगे आपका जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा आप बोलोगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा आप बोलोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीन प्रोसेस होती हैं जो कि मिल के आप बोलोगे एक्सक्रीशन को करवाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला आप देखो, सबसे पहला तो आप बोलोगे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बेटा फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर। फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, यानी कि प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज द, आप बोलोगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक एक करके मैं समझाऊंगा मतलब क्या है इन बातों का। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन इज आप बोलोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हैं आपकी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आप बोलोगे जो यूजफुल चीजें हैं, यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब। फिर आप बोलोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करो। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो हार्मफुल चीजें हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं, आप बोलोगे वो क्या कर दिए जाते हैं? मूव कर दिए जाते हैं फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, या आप इसको बोलते हो पीटीसीएन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, टू ल्यूमेन ऑफ किसका? तो आप बोलोगे जो हमारा वो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, उसकी बात कर। ठीक है, ये कहानी। तो ये तीन प्रोसेस हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। गॉट इट। अब इस सब बातों के साथ साथ में आप बोलोगे यहां पर ठीक है, यहां पर आप बोलोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अब यहां पर आप बोलोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो पहला हेडिंग हम डाल लेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर। देखिए कैसे प्रेशर बनता है फिल्ट्रेशन और कैसे फिल्ट्रेशन होता है। ये आपको पता था, अफरेंट आर्टेरियोल, इसको क्या बोलोगे आप? अफरेंट आर्टेरियोल। तो ये अफरेंट आर्टेरियोल, इसका जो डायामीटर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो डायामीटर है
इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं इसको, इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, वो आप बोलोगे क्या है, कम। ठीक है, तो इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है ना, और अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा। तो इधर से ब्लड आ रहा है, ब्लड आएगा इस कैपिलरीज में, इस टफ ग्लोमेरुला में, ये तो ग्लोमेरुला है आपका। तो जो ब्लड आ रहा है और निकल कम रहा, तो ये यहाँ पर ब्लड भरने लगेगा, भरेगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं जनरेट होगा। तो जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द फर्स्ट प्रेशर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तो ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं जीएचपी। किस वजह से है जीएचपी, ये जो है डायामीटर जो अफरेंट आर्टियोल का ये ज्यादा है, इफरेंट का कम है, तो ब्लड भरा जा रहा है, भरा जा रहा है फटाफट, तो आप बोलोगे है ना, इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जो जनरेट होगा उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। गॉट इट। अब इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का अगर आप देखोगे कितना रहता है, तो आप बोलोगे ये रहता है 60 mmHg। इसको अगर मेजर करोगे आप तो कितना रहता है, 60 mmHg के आसपास रहता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसके बाद में इसके नीचे क्या होगा आपका, तो ग्लोमेरुला होगा, ऐसे ग्लोमेरुला होगा। Hg क्या होगा, जीएचपी, एचजी मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जीएचपी है ना। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया ये मतलब क्या ये है, ग्लोमेरुला, ग्लोमेरुला पीछे बताया था ना मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने बताया था रीनल कॉर्पसल होती हैं जो आपकी मेल्पिगियन कॉर्पसल होती है, उनमें दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुला और दूसरा क्या, बोमन्स कैप्सूल। याद नहीं आ रहा है, बोलो, क्लास में नहीं थे क्या, ये बोमन्स कैप्सूल था कि नहीं था, तो ये बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब इसमें देखिए आप, यहां पर पोडोसाइट सेल लगी हुई होंगी, ये ऐसे, ये ऐसे पोडोसाइट सेल लगी हुई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बेटा अब फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहां पर आपको पता था फेनेस्ट्रा होंगे, फेनेस्ट्रा होंगे कि नहीं होंगे, तो यहां से ब्लड निकल के आएगा, इसमें इसमें आएगा ब्लड ऐसे। ठीक है, ये ब्लड निकल के आएगा, तो सॉरी ब्लड नहीं, ये फिल्टर होके आएगा आपका, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा इक्विवेलेंट जो पार्ट आएगा बेटा यहाँ पर भरेगा, अब यहाँ पर भरेगा तो ये जो इसकी कैप्सूल की जो वॉल है जब भर जाएगा तो ये भी प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो ये प्रेशर जो बोमन्स वॉल लगाएंगी, बोमन्स कैप्सूल की जो वॉल है, बोमन्स कैप्सूल वॉल वो लगाएंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैप्सुलर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसको हम बोलते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, CHP। अब दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे CHP के बाद में, यहां पर आप बोलोगे कि ये जो आपका प्रेशर CHP है, इसके बाद में आप बोलोगे कि ये जो ब्लड है इसमें कुछ बेटा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एल्बुमिन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन्स। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कोलाइड होती हैं, कोलाइड बोलते हैं प्रोटीन को, कोलाइड, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं एल्बुमिन प्रोटीन्स, और इनके पास जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो एल्बुमिन के पास में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा एल्बुमिन के पास में। अब देखिए,
जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो इसको हम बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है, कोलाइडल, ठीक है, क्या है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी एक मिनट, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बी कॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं, बी कॉप। तो बी कॉप जो होगा आपका ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो आप बोलोगे यहाँ पर बेटा कितना होगा और ये कितना होगा। तो ये वाला जो आपका होगा इसको हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये होता है 32 mmHg। और ये वाला आपका जो CHP था ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये रहता है आपका जो है 18 mmHg या 20 mmHg के आसपास। ठीक है, ये दोनों प्रेशर क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अपोज, ये क्या करते हैं दोनों, अपोज द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं आप बोलोगे, ये वाले, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को, सपोर्ट द फिल्ट्रेशन। तो दो क्या कर रहे हैं, आपका फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, और जो है आपका एक क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलेगा कि नेट प्रेशर जो है हमारा क्या होगा, जब सपोर्ट करने वाले से हम अपोज करने वाले को निकाल देंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या आ जाएगा, 10 mmHg के आसपास, 10 से 20 mmHg के आसपास आ जाएगा। तो वही हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। तो यहाँ अगला देख लेंगे, ये तो समझ में आ ही गया आपको। तो आप बोलोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, NFP कितना होगा देखिए। तो प्रेशर या फोर्सेस सपोर्ट द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को जो सपोर्ट करता है वो माइनस हम कर देंगे क्या, तो आप बोलोगे प्रेशर जो क्या करेंगे, आप बोलोगे अपोज करेंगे, अपोज द फिल्ट्रेशन। तो देखिए कितना होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, देखिए तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 18 mmHg। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 60 माइनस 50 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 mmHg। कितना आ जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg। ठीक है, तो ये प्रेशर होना चाहिए, इतने प्रेशर पे ही फिल्ट्रेशन होगा। चलो अब बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया। सर एक बार ये वाला मतलब कैलकुलेशन बता दो, ये 60/32 वाली। ये बेटा क्या था आपका, GHP था कि नहीं था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, माइनस हमने क्या कर दिया, जो प्रेशर अपोज कर रहे थे कौन से, तो एक था आपका बी कॉप ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से था, और दूसरा बेटा आप बोलोगे बी कॉप के अलावा क्या था, CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो 60 माइनस 50 आप कर दोगे 10 आ जाएगा आपका, जो पीछे बताया मैंने। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, इतना अंतर अगर होगा तभी फिल्ट्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बोलिए। ओके सर। समझ में आया बच्चा पार्टी, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है।
आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चा। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ बीच में चीजें दी हुई हैं, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चंस एक्चुअल में बनते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ठीक है। तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है, तो आप बोलोगे 125 ml पर मिनट, इतना फिल्ट्रेट करता है ये ब्लड को, ठीक है। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 7.5 लीटर पर आवर। फिर आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180 लीटर पर डे, इतना ये फिल्ट्रेट आता है हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आरबीएफ कितना होता है, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो, वो कितना होता है। तो रीनल ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1.2 टू 1.3 लीटर पर मिनट, कितना होता है 1.2 टू 1.3 लीटर पर मिनट। अब आप बोलोगे आरपीएफ कितना होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। और ये आप बोलोगे क्या है, रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो देखिए रीनल प्लाज्मा फ्लो जो आपका होगा वो कितना होगा, तो भाई जो हमारा टोटल इसका 55% हो जाएगा ब्लड का प्लाज्मा, वही तो होता है 55% ऑफ आरबीएफ, रीनल ब्लड फ्लो। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, तो आप बोलोगे 55% ऑफ आरबीएफ का कितना हो जाएगा, 650 ml पर मिनट, हो जाएगा 650 ml पर मिनट, इतना हो जाएगा। ये आपका आरपीएफ आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है इसमें, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, क्या बनता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि इसको बोलते हैं जीएफआर, क्या बोलते हैं, जीएफआर, ठीक है। अपान आप क्या बोलोगे, आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो, और इसको हम मल्टीपल कर देंगे इनटू 100 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो निकाल लो इसको। तो आप बोलोगे जीएफआर हमारा कितना है बेटा, तो आप लिख लोगे 125 ml अपान आपका वो कितना है 650 रीनल प्लाज्मा फ्लो ml इनटू 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 19.2, या आप बोलोगे 15 से 20%, 15 से 20%, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, 19.2 या 15 से 20%, ठीक है। ऐसे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपसे पूछ सकता है, समझ में आया, यस सर। निकालोगे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसको भी हम देख लेते हैं। समझिएगा बात को, मेरी बहुत समझने वाली बात है, आराम से देखिए। ये पीसीटी है आपका, वुमेन्स कैप्सूल बनाया हमने, ये हमने बना लिया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इधर ब्लड वेसल्स आएंगे आपकी, ग्लोमेरुला आएगा ये ऐसे, ये आपका इफरेंट आर्टेरियल, तो ये अफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियल हो गया। अब यहां से देखिए आप, ये ब्लड वेसल इसके आसपास रहती थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना रहा था कि नहीं, ये ऐसे, ठीक है। या इसको आप
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क को ऐसे ना बना के अगर सिंपल स्टेट बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। देखिए ऐसे ही आया, आसपास में ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना लेगा ऐसे कि नहीं। तो ब्लड यहां से आ रहा है भाई, ब्लड आया आया आया, ब्लड आया आया आया। अब ब्लड में देखो क्या होगा, दो चीजें होंगी। अब पूरा तो फिल्ट्रेशन हुआ नहीं होगा कि 100% फिल्ट्रेट होके आ जाए, कुछ इसमें कुछ तब भी अशुद्धियां रह गई होंगी इसमें। तो यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, देखिए तो जो प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आया था जिसमें ग्लूकोज था, ये सब ठीक है, बातें की नहीं थी, तो वो बेटा क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे अब बोलोगे आगे पढ़ेंगे भी, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुए, आयंस हुए बहुत सारे, है ना, ये सब क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन जो ब्लड में चीजें नहीं एब्जॉर्ब हो, ब्लड में फिल्टर नहीं हो पाई थी, यहां से डिफ्यूज होके इसमें आ जाती है। अब ये जो चीजें होंगी ये हार्मफुल चीजें, हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है, अगर इनका लेवल ज्यादा होगा तो हार्मफुल होंगे। जैसे पोटेशियम हुआ, अमोनिया हुआ, सोडियम हुआ, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया जाता है बेटा, ये सब उठा के डाल दिए जाते हैं किसमें, इस ब्लड से, क्योंकि ये तो चाहिए नहीं एक्सेस में, इनको उठा के ल्यूमेन में डाल देते हैं यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब आप बोलोगे आपका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से मॉलिक्यूल हार्मफुल वाले कहाँ जाएंगे, तो आप बोलोगे वो जाएंगे ल्यूमेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, तो रीनल ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में चले जाएंगे। समझ में आई बात, बताओ, क्लियर एकदम, डन। यस सर। बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आप बोलोगे आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर क्या है, जो फिल्ट्रेट आया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब होके यहाँ आएंगी और यहाँ से फिर कहाँ, यहाँ ब्लड में आ जाएंगे। तो जो ब्लड में आ रहा है इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये वाला क्या है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, चलो डन। बोलिए एक बार कंफर्म करा दीजिए आप लोग। सर ये पीटीसीएन क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, कल ही तो बताया था लास्ट क्लास में। जो ब्लड वेसल होगी इफरेंट आर्टियोल से आएगी, वो पीटीसी और डीसीटी के आसपास एक कन्वोल्यूटेड पार्ट बना लेगी, चारों तरफ घेर लेगी उसको, बंच बना लेगी, उसको पीटीसीएन बोलते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल के, कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल हुई, और नेटवर्क उसका नेटवर्क। सर इसमें जो ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफ्यूजन के लिए मतलब इसमें जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये चीजें हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना, अगर ब्लड में ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसमें मोलैरिटी खराब हो जाएगी, आयन का कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो हम बीमार हो जाएंगे ना, डैमेज कर देगा। तो ल्यूमेन में ओके डाल सर। देते हैं, ल्यूमेन से यूरिन पास हो जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सेस चीजें हैं ना। सर फिर इसी को ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं? हाँ, इसी को ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, जब पीटीसीएन से रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा हार्मफुल चीजें, या जो हमने लिखा है पोटेशियम सोडियम, है ना। ओके सर। अब बेटा हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन से। सबसे पहले हमने देख लिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सभी को समझ में आ गया होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया था, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, प्रेशर की प्रेजेंस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ कहां बेटा, तो आप बोलोगे ग्लोमेरुलस, वो रीनल कॉर्पसल में हुआ। अब फिल्ट्रेट होके कहां पर आया, तो आप बोलोगे पीसीटी में आया, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया फिल्ट्रेट। कहां आया, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया।
अब जो पीसीटी में था उसमें देखिए मैंने बोला था आपको क्या क्या मूवमेंट होगा, तो एक मैंने बोला था पैसिव मूवमेंट होगा, जी बिल्कुल होगा। फिर मैंने बोला था एक्टिव मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। फिर मैंने बोला था यहाँ पर इसके अलावा ऑस्मोसिस होगी, है ना, और उसके अलावा मैंने क्या बोला था आपको, डिफ्यूजन। तो ये 4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। अब पैसिव मूवमेंट के थ्रू देखिए क्या होगा, तो किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा पीटीसीएन में, जो आपका फिल्ट्रेट आया, ये फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट में हमारे पास क्या है, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट है कि नहीं फिल्ट्रेशन में, तो जो फिल्ट्रेशन हुआ उसमें पीसीटी में प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट चला गया पीसीटी में। अब पैसिव के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा समझते हैं। तो पहला आप बोलोगे यहाँ पर पैसिव मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, क्लोराइड आयन वो एब्जॉर्ब होंगे, बाइकार्बोनेट आयन वो एब्जॉर्ब होंगे। फिर आप बोलोगे उसके अलावा यहाँ पर 90% बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्टिव में आप देखोगे एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी एक्टिव होता है। तो सोडियम करीब करीब कितना 70% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट से, और पोटेशियम जो आपका है वो कितना 65% रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लूकोज 100% और ग्लूकोज के साथ साथ में अमाइनो एसिड, ये सब 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गया एक्टिव का। फिर ऑस्मोसिस में देखिए वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करीब करीब 80% वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इतना 80%। दूसरा देखिए डिफ्यूजन की जब आप बात करोगे तो क्लोराइड आयन, यूरिया, उसके अलावा अदर सब्सटेंस जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे इसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी पैसिव, एक्टिव, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बोलो समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए बेटा दूसरी तरफ ट्यूबुलर सिक्रीशन कौन सा होगा, यानी कि ब्लड वेसल से जो हार्मफुल चीजें जो फिल्टर में नहीं आ पाई फिल्ट्रेट में, उनको अभी भी इसके पास में जब ये गुजरेगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। तो क्या क्या आएगा, पोटेशियम, अमोनिया और आप बोलोगे सोडियम। ठीक है, पोटेशियम, अमोनिया और सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं रखो यहाँ पे, एब्जॉर्ब कर रहा है H+ आयंस। ठीक है, और ड्रग वगैरह, विटामिन कुछ, ये सब कहां फेंक दिए जाएंगे, इसके ल्यूमेन में फेंक दिए जाएंगे, पीसीटी के ल्यूमेन में फेंक दिए जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, इट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पीसीटी में बेटा 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये देखिए आप 100% इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर आप बोलोगे 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और क्लोराइड, यूरिया और अदर चीजें ये एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, चलो पीसीटी के बाद में आगे बढ़ते हैं। पीसीटी के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट जो ल्यूमेन में चल रहा है वो बेटा कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर जो फिल्ट्रेट है ये सब काम हो कहाँ रहा है, ल्यूमेन में, किसके, नेफ्रॉन के। तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच जाएगा, ये बेटा कैसा हो जाएगा इसका नेचर, तो आप बोलोगे आइसोटोनिक। कैसा होगा, आइसोटोनिक। ठीक है, अब ये पहुंचेगा इसके बाद में कहां पर, तो ये तो हम अभी तक पढ़े, ये कॉर्टेक्स में था पीसीटी वाला पूरा प्रोग्राम, कहां पर था, कॉर्टेक्स में। अब इसके बाद चालू हो जाता है आपका मेडुला, चालू हो जाता है कि नहीं मेडुला, और मेडुला में आप बोलोगे जब आएगा तो आएगा यहाँ पर क्या, लूप ऑफ हेनले आ जाएगा कि नहीं, लूप ऑफ हेनले, बोलो भाई। और लूप ऑफ हेनले में कौन सा आएगा, तो डिसेंडिंग आएगा, ऐसे नीचे दिखा रहे हैं मतलब गिरते हुए डिसेंडिंग आएगा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या लिम्ब ऑफ हेनले, उसमें क्या होगा, तो देखिए यहां पर जब आप आओगे ये मेडुलरी रीजन में है, तो ये आप बोलोगे इट इज हाईली परमिएबल फॉर, इट इज हाईली परमिएबल फॉर, इट इज हाईली परमिएबल फॉर, किसके लिए हाईली परमिएबल है, हाईली परमिएबल फॉर वाटर, इसके लिए वाटर के लिए परमिएबल है, बट नॉट फॉर
बट नॉट फॉर, लेकिन किसके लिए नहीं है, तो आप बोलोगे सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए ये इम्परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए बेटा क्या ये परमिएबल है। ये बात मैंने आपको ट्यूबुलर पार्ट में भी बताया था, जब मैं एक डायग्राम बनाया, एक टेबल बनाया था आप लोगों को। तो हाईली परमिएबल फॉर वाटर होगा बट नॉट परमिएबल फॉर सॉल्यूट, यानी कि इम्परमिएबल है किसके लिए, सॉल्यूट्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये कहानी आपकी हो गई किसकी, किसके केस में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब यहां से जो आपका निकलेगा फिल्ट्रेट, पास होगा, आगे बढ़ेगा, इट बिकम कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा, पहले यहाँ पर कैसा था, आइसोटोनिक था जब आया था, लेकिन अब क्या हुआ, तो आप बोलोगे वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर तो निकल गया, लेकिन सॉल्यूट तो भी बाकी है उसमें। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो फिल्ट्रेट जो ल्यूमेन ऑफ आपका रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, हेनले लूप में जा रहा है, वो अब कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो आगे देखते हैं इसके बाद। तो लूप ऑफ हेनले के बाद में आप बोलोगे, असेंडिंग के बाद में जो नेक्स्ट आएगा लूप ऑफ हेनले वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे डिसेंडिंग के बाद में असेंडिंग आएगा। कैसा आएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसको हम देखते हैं। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये मैंने बोला था बेटा, इट इज परमिएबल फॉर, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इट इज परमिएबल फॉर, इट इज परमिएबल फॉर, किसके लिए परमिएबल है, तो आप बोलोगे आयंस या सॉल्यूट्स के लिए, बट इम्परमिएबल फॉर, बट इम्परमिएबल फॉर, किसके लिए इम्परमिएबल है, तो आप बोलोगे बट इम्परमिएबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या था जो आया, ये हाइपरटोनिक था कि नहीं, जो फिल्ट्रेट आया ये कैसा हो गया था, हाइपरटोनिक, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन कम, आयन का कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली ज्यादा। तो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट आएगा किसमें, आप बोलोगे किसमें आएगा, जो है लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और इट इज परमिएबल फॉर आयंस बट इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब आगे बढ़ो, लूप ऑफ हेनले से आप आगे बढ़ोगे तो आपका आएगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग तो बता चुके हैं, हो चुका है, असेंडिंग हो गया आपका, डिसेंडिंग पहले ही बता दिया हमने। अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका असेंडिंग के बाद में, तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग में आप बोलोगे, और जो है आयन तो एब्जॉर्ब हो ही रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें बेटा थिक और थिन दो पार्ट होते हैं असेंडिंग वाले में। असेंडिंग वाले में लूप जब आप डायग्राम देखोगे तो एक थिन दिखेगा, एक थिक दिखेगा, दो तरीके का दिखता है, थिक एंड थिन। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि थिन और थिक जो हैं वो हैं, और यहाँ पर भी किसका एब्जॉर्बेंस होगा, तो आप बोलोगे एब्जॉर्बेंस होगा पोटेशियम का, 25% पोटेशियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, उसके अलावा बोलोगे आपका क्या नाम है उसका, यूरिया, है ना, ये सारी चीजें आपको एब्जॉर्ब दिखेंगी, एब्जॉर्बेंस दिखेगा। अब इसके बाद में आते हैं फिल्ट्रेट जो होगा आगे बढ़ेगा असेंडिंग से, कहाँ आएगा, डीसीटी में, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। किसमें आएगा, डीसीटी में आएगा, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आप बोलोगे कि डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट आया वो अब कैसा हो जाएगा, देखिए तो ये फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, देखिए तो ये फिल्ट्रेट जो होगा आपका वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे फिल्ट्रेट हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक, फिर से वैसा फिल्ट्रेट हुआ हाइपोटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट पहुंचा डीसीटी के पास में, और डीसीटी के पास में अब हम देखेंगे क्या होगा, क्या कहानी होगी। तो चलते हैं अगले पेज पे, डीसीटी की बात करते हैं, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आप बोलोगे यहाँ पर दो चीजें हैं, दो हार्मोन आके काम करेंगे, कौन कौन से,
तो एक काम करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा काम करता है आपका, आप बोलोगे जो है दूसरा कौन सा काम करेगा, तो आप बोलोगे दूसरा जो है वो काम करता है आपका एडीएच के बाद में कौन करता है, एल्डोस्टेरोन, या इसी को हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ओ सॉरी एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये आपका एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स देखने को मिलेगा यहाँ पर भाई। अब देखो एडीएच जो है आपका वो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ये एल्डोस्टेरोन और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ये कहां से निकलता है? तो आप बोलोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो था उसमें एक लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, तो ये कहां से निकलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। कहां से निकलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से। डीसीटी के पास पहुंचा जाके, डीसीटी के पास पहुंचने के बाद में क्या होगा देखो, डीसीटी के बाद में पहुंचने पे एडीएच क्या करता है, ये कंडीशनल क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इसकी, तो आप बोलोगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये एल्डोस्टेरोन देखो क्या करेगा, तो एल्डोस्टेरोन का बेटा काम क्या होगा, तो आप बोलोगे ये क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। किसका बढ़ाएगा? तो आप बोलोगे सोडियम आयंस का। इसका बढ़ा देगा? सोडियम आयंस का जो है बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए आगे जब आप बढ़ोगे यहाँ पर इसके बाद में, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो आगे आप बढ़ोगे यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे जो फिल्ट्रेट आएगा यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में जो फिल्ट्रेट होगा वो आगे बढ़ेगा, और फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा डीसीटी के बाद में? आइसोटोनिक। कैसा हो जाएगा? आइसोटोनिक, यानी कि साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन फिर से बराबर हो जाएगा। अब ये कहां पहुंचेगा बेटा आइसोटोनिक फिल्ट्रेट? ये पहुंच जाएगा ल्यूमेन से आगे अब बढ़ेगा और पहुंच जाएगा कहां पर? तो आप बोलोगे ये पहुंचेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। कहां पहुंचेगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा जाके, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो आप देखोगे यहां पर क्या होगा कलेक्टिंग डक्ट में, देखिए कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ये पहुंचेगा वैसे आप बोलोगे यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसका? तो आप बोलोगे फिर से वाटर का और जो है सोडियम आयन का। तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और आप बोलोगे सोडियम आयन भी रीअब्जॉर्ब होता है। ये बात जो है आपको फिर से समझनी पड़ेगी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो एडीएच फिर से काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे, और अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो एल्डोस्टेरोन फिर से काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ। बताओ भाई बताओ, समझ में आया? एडी और H2O दोनों कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे? दोनों काम करेंगे, उस पे काम करेंगे तभी तो ये वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा बेटा। यानी कि अल्टीमेट हमारा पर्पज क्या है? सोडियम आयंस और वाटर को हम बाहर ना जाने दें यूरिन के थ्रू। ल्यूमेन में मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो भी आयंस हमारे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, केवल यूरिया और मतलब यूरिया को पास करेंगे, जो वेस्ट चीजें हैं उनको पास करेंगे, है ना। जो नाइट्रोजनस जो है आपके वो हैं क्या बोलते हैं कंपाउंड, उनको हम पास करेंगे, यही पर्पज। ओके सर। चलो, तो कलेक्टिंग डक्ट के पास में ये रीअब्सॉर्ब हो गया। अब बेटा जब कलेक्टिंग डक्ट के आगे फिल्ट्रेट पास होगा तो वो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे वो फिर से कैसा हो जाएगा आपका हाइपरटोनिक।
कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होने का मतलब क्या है? खतरनाक वाला, एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और ये इनिशियली आप बोलोगे 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड है जो हम फिल्ट्रेट लेके आए थे पीसीटी से। पीसीटी में कम कंसंट्रेटेड था ना, उससे 4 गुना ज्यादा ये हाइपरटोनिक है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब बेटा हाइपरटोनिक जो है ये सॉल्यूशन फिल्ट्रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज यूरिन। इसी को क्या बोलेंगे? यूरिन। और ये पास कर दिया जाए आगे, है ना। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है ये क्या था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपका फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। देख लो आप एक एक पॉइंट, और जब आपका क्लियर हो जाए तो मुझे बताना, मैं एक एक स्लाइड आगे बढ़ाता जाऊंगा। पहले ये वाला देखिए आप आराम से फटाफट। ये फर्स्ट स्लाइड है ना? नहीं, हाँ बेटा, ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले बता दिया था हम लोगों ने, ये तो समझा ही दिया था पीछे, ये वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका, ये वाला ये सब समझा यस ही दिया सर। था। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तो उस पॉइंट को हम एक सीधे लाइन में लिख दिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुला में हो रहा है, रीनल कॉर्पसल में हो गया, है ना। आगे बढ़े, यस सर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए यहाँ पर। सर आइसोटोनिक फिल्ट्रेट में क्या होगा? आइसोटोनिक फिल्ट्रेट का मतलब बेटा साल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन बराबर है एकदम, ठीक है। ओके सर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, एकदम क्लियर है बेटा? बोल दो एक बार सब लोग, एकदम बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी बातें आपको एक एक करके बता दी, पूरा एनसीईआरटी ओपन करके। चलें आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब बात हमने किया यूरिन, जो यूरिन पास हो रहा है हाइपरटोनिक, जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन, ये बात करते हैं इसकी। तो यूरिन बेटा है क्या? सबसे पहले आप बोलोगे यूरिन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना, नियरली 4 टाइम, आप बोलोगे मोर कंसंट्रेटेड, 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड, more concentrated than the किससे? than the initial filtrate, तो इनिशियल फिल्ट्रेट से आप बोलोगे 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड है ये यूरिन, ठीक है। अब आप बोलोगे जो यूरिन होता है बेटा वो कैसा होता है? तो आप बोलोगे ये जो है आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच लगभग कितना होता है यूरिन का? तो पीएच आप बोलोगे लगभग होता है 6 पॉइंट के आसपास 0। और ये पीएच क्यों ऐसा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है? तो स्लाइटली एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ किसका? H+ आयंस। तो H+ आयन जो सिक्रीट होके आ रहे थे ना, बार बार डाल रहे थे, फेंक रहे थे, वो pH 6 इसी वजह से कि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा है तो pH कम हो जाएगा,
ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये जो होगा लाइट येलो कलर का होगा, लाइट येलो कलर का होगा। इसके बाद देखिए यूरिन की बात करते हैं, तो ये बोलोगे आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड। तो आइसोटोनिक है मेडुलरी फ्लूइड से, और इसमें कंटेंट क्या होता है, तो देखिए आप बोलोगे यूरिया होगा, अब लोग कितना होगा 2 to 7% के आसपास। फिर आप बोलोगे साल्ट होगा 2.7 के आसपास, जो है साल्ट कितना होगा 2%। फिर आप बोलोगे साल्ट के अलावा और क्या होता है, वाटर होगा, वाटर कितना होगा, तो आप बोलोगे वाटर होता है 95% के आसपास। फिर वाटर के बाद में बेटा आप बोलोगे क्या होगा, रेस्ट चीजें जो हैं वो 0.3% के आसपास होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे ड्रग के अलावा आप बोलोगे और क्या होगा, हिप्पोरिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन्स, वो भी थोड़ा बहुत दिखेंगे, विटामिन सी वगैरह, डाइज वगैरह जो खाते हैं खाने में कुछ, वो सब। तो ये सब जो है आपका यूरिन में देखने को मिलेगा। ये यूरिन का कंपोजिशन है, ठीक है, जो यूरिन है उसका कंपोजिशन है। क्लियर है। अब सर आपने देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा मैंने 4 टाइम मोर कंसंट्रेशन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। नहीं सर, जो इसके मतलब कि यूरिन में जो भी निकलता है यूरिया, सॉल्ट, यूरिया है 2.7%, फिर साल्ट है 2%, वाटर है आपका 95%, फिर आपका रेस्ट जो चीजें 0.3% है, ड्रग है, हिप्पोरिक एसिड है, विटामिन सी है, और डाइज वगैरह भी निकलती हैं जो हम लोग खाने वाने में अगर खाते हैं मिठाई उठाई। अब आप बोलोगे यूरिया कितना रोज निकलता है इस यूरिन में, तो आप बोलोगे 25 टू 30 ग्राम के आसपास हर दिन, इतना यूरिया निकलता है हमारी किडनी से, ठीक है, यूरिन में पास होता है, ठीक है। तो सर ये फर्स्ट सारी लाइन का, फर्स्ट लाइन की मीनिंग एक बार फिर से बता दो। बेटा जब हम फिल्ट्रेट ले ला रहे थे ना, देखो जब फिल्टर आया था इसमें वुमेन्स कैप्सूल में, पीसीटी में, तो जब फिल्टर होके आया ब्लड तो प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आया, तो ये अभी कंसंट्रेटेड थोड़ा ही था, लेकिन जब लास्ट में एकदम यूरिन जब मिला हमको पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद में, तो इसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड था, यानी कि वाटर इसमें 4 गुना कम था ऊपर वाले से। ऊपर वाले में अगर 4 लीटर वाटर था मान लो, तो यहाँ पर जो है आपका जो है कितना होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ऊपर 16 अगर लीटर पानी है, तो नीचे आप बोलोगे कितना आपका हो जाएगा, 4 लीटर पानी ही आपको देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है, बाकी सब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है, बताओ भाई, डन। ये तो मतलब यूरिन का मतलब ये पार्ट है यूरिन का, यूरिया, सॉल्ट, वाटर और बेटा प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आया था, उसमें से हमने यूजफुल चीजें वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो बच गया निकाल रहे हैं हम यूरिनेशन में, वो यूरिन है, और यूरिन में क्या क्या है मैंने लिख दिया सब। ओके सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म एक टॉपिक है और रेगुलेशन है, वो डिस्कस करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।